और चूंकि गाजियाबाद का भी जिक्र कर रहे हैं प्रीति, और गाजियाबाद पर हमारी चर्चा भी चल रही थी प्रीति, मेरी और अदिति की। अदिति, जनरल वीके सिंह हमेशा अपने जो एक रुतबा होता है उनका, वो हमेशा साफ तौर पर नजर आया। जब हमारी मुलाकात भी हुई है तो आपने देखा है कि गाजियाबाद को लेकर के हमेशा बहुत पॉजिटिव नजर आए जनरल वीके सिंह। लेकिन अब अतुल गर्ग को मौका दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या सोच रही हैं आप, क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, गाजियाबाद पहले ही बदलाव करना था, गाजियाबाद से बदलाव करना था। और जनरल वीके सिंह, देखिए अंदर की बात नहीं कि वो टिकट चाहते थे, वहां से अरुण सिंह भी टिकट चाहते थे। गाजियाबाद में जो हस्तक्षेप है जाहिर तौर पे राजनाथ सिंह का भी रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये फैसला है वो आलाकमान की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से लिया गया है। लेकिन जो ये बीजेपी ने लोकसभा, और ये आसान नहीं होगा वीके सिंह के लिए, क्योंकि जैसा रुतबा में रहते थे, अपने एक स्टाइल में रहते थे। और जब वीके सिंह ज्वाइन किए थे भाजपा को, तो एक माहौल ये बना था कि जो पूरा आर्मी है वहां से समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ आके जुड़ गया है। तो ये, और उनका अपने काम करने का एक तरीका था, हमेशा अच्छे पोर्टफोलियो में वो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि अभिनेत्री कंगना रनावत को टिकट दी गई है, मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत। ये पता था कि कंगना रनावत को, जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपनी फिल्मों के तरीके बदले, जब तेजस आई समझ आ रहा था, जब वो राम मंदिर में जिस तरीके से वो अपने वहां पर गई और उन्होंने सेलिब्रेट किया, समझ आ रहा था कि उनको टिकट दी जाएगी। इसके साथ साथ पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी माता जी को मिल गया। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा, और कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा। बहुत आसान नहीं होता इतनी बड़ी पार्टी के एक स्थायी सांसद, सिटिंग सांसद का टिकट काटना। बहुत पार्टी को विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि पार्टी विशाल है, बड़ी है, बड़े कार्यकर्ता है। जैसा मैंने आपको कहा, बाहर से आने वालों को तरजीह, वापस घर वापसी वालों को तरजीह, अपने सिटिंग एमपीज को तरजीह, यानी टोटल जिताऊ उम्मीदवारी की बात। और दूसरी बड़ी बात है, अब आप एक और बात समझिए, गीता सोरेन, नवीन जिंदल, जितिन प्रसाद को टिकट देकर विरोधी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश। दूसरी बात है, मंडी से कंगना को टिकट, जैसा हमने कहा, राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश। अनुराग ठाकुर और कंगना दो राजपूत उम्मीदवार हो गए। सुरेश कश्यप जो कि पिछड़ा वर्ग के हैं, और कंगना से राजीव भारद्वाज को टिकट, कंगाड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट। और देखिए 20 महिलाओं को टिकट दी गई है, 111 में करीब 20 महिलाओं को टिकट। इसका मतलब 18% टिकट जो है महिलाओं को दी गई है। तो ये पूरा जो समीकरण है, आप समझिए, जिसे माइन्यूट तरीके से करा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शब्द में कहा जाए, केवल जिताऊ उम्मीदवारी ही इकलौता फैक्टर था जो नरेंद्र मोदी के चेहरे चुनाव प्रचार के साथ आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं अदिति, बीजेपी ने इस बार परहेज भी नहीं किया है। कई सिटिंग एमपीज थे अलग अलग राज्यों में जिन्हें पूरी तरीके से हटाया, लेकिन कुछ लोगों को तोहफा भी दिया है। जैसे कि हमने देखा है कि बेगूसराय से रिपीट किया गया है, रविशंकर प्रसाद हो गए, या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें रिपीट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, यानी क्योंकि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा चला है और बीजेपी ने इस पर भी फोकस किया है। जातीय समीकरण तो है ही, सोशल इंजीनियरिंग अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर बेसिक्स पे जाने की जरूरत है। ब्राह्मण बनिए की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना एक कम जो इमेज है वो SC ST OBC वाली कर दी। और उसके लिए जरूरी था जातीय समीकरण, उसके लिए जरूरी था ज्यादा से ज्यादा भागीदारी SC ST OBC की। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएटली अपनी इमेज बदली, और ऐसी बदली कि अब वो मुद्दा ही नहीं रहा कि इस पर कोई बातचीत होगी। वो मुद्दा ही नहीं रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मण की पार्टी है। सोशल इंजीनियरिंग, चाहे फिर प्रभारी चुनने में हो, चाहे फिर टिकट बांटने में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष लगाने में हो, चाहे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने में हो। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला के उजागर ही इसलिए किया गया है कि हम बैलेंसिंग एक्ट सोशल इंजीनियरिंग कर सकें। हर एक एक्टिविटी में आप देखें कि बैलेंसिंग फैक्टर सोशल इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। और वहीं महिला जो देश की आधी आबादी है, पिछले चुनाव में देखा गया 23 विधानसभा, तो पिछले 5 साल में 23 विधानसभा चुनाव में, 18 विधानसभा चुनाव में ये देखा गया सर्वे में, इलेक्शन कमीशन की साइट से आपको मिल जाएगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और अपनी मर्जी से वोट किया है। तो इसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही है, और वो उसकी लिस्ट में नजर आ रहा है बहुत। और अगर कांग्रेस आ रहा है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की इसलिए होती है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन बिल लाई है और वो ये दर्शाना चाहती है कि हम महिलाओं के वंदन करते हैं, हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं। बिल्कुल। और अदिति, चूंकि आप इस वक्त साउथ में हैं और साउथ को साधने की कोशिश भरपूर तरीके से बीजेपी कर रही है, हमने देखा जिन जिन लोगों को साउथ में टिकट दिया गया है उनका वर्चस्व इस वक्त आप कैसे देख रही हैं? या फिर अगर एक लाइन में मैं आपसे सवाल पूछूं तो 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को आप साउथ के राज्यों में कहां पा रही हैं? देखिए, पहला कि 2023 और 24 में साउथ की बीजेपी की इमेज बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई वोट परसेंटेज में बहुत बदलाव होगा या टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, या वक्त बताएगा और जनता ही जनार्दन है, वो तय करेगी। लेकिन क्योंकि मैं जमीन पे गई, कर्नाटक से लेकर बेलगांव से लेकर गली कूचों तक, अगर मैं संक्षिप्त में आपसे बात कहूं तो पहला, कर्नाटक के जगह पर कांग्रेस को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर विरोध शुरू हुआ है क्योंकि जो अर्बन जनता है, जो शहरी जनता है, वो मानती है कि जो कहा गया वो पूरा नहीं किया गया और मोदी की गारंटी, और उनके ऊपर राष्ट्रवाद हावी है जी। और जहां राष्ट्रवाद होता है। दूसरा, गांव के इलाकों में अभी भी कांग्रेस जिंदा है। ठीक है। फिर हम आते हैं आंध्रा, हर जगह, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की बात, नरेंद्र मोदी का राम मंदिर, सब कुछ है, क्योंकि सही मायने में इस सियासत का जो राम पथ है वो तमिलनाडु तक पहुंच गया है। सबको राम की कहानी, सबको, और शायद आदित्य, क्योंकि प्रधानमंत्री का खास तौर पर जो दक्षिण का दौरा रहा है उससे कहीं ना कहीं दक्षिण की जनता को साधने में मदद जरूर मिली होगी, क्योंकि लक्ष्य इस बार 400 सीटों का है। अदिति, शिखा, अक्षय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी ने अपनी 5 लिस्ट जारी कर दी, 111 उम्मीदवारों का नाम इसमें, और किस तरीके से सभी को साधते हुए जो समीकरण बनाया गया है वो इस लिस्ट में नजर आ रहा है।